गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास। अपनी ऑनलाइन क्लासेस में हम स्टडी कर रहे हैं नरेशन दैट्स मीन्स बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस। इससे पहले की वीडियो क्लास में हम स्टडी कर चुके थे कि यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है तो उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको हमने इससे पहले की वीडियो में स्टडी कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्या स्टडी करेंगे, इसका नोटिफिकेशन मैंने इससे पहले की वीडियो क्लास के लास्ट में दे दिया था कि आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जब इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज किया जाए और वहां प्लीज, काइंडली, सर, जेंटलमैन, मैम या मैडम, इस टाइप से जो हमारे सेंटेंस में हमारे वर्ड्स आ जाते हैं तो क्या ये जो वर्ड्स हैं दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या इनका कोई प्रभाव हमारे इनडायरेक्ट सेंटेंस पर पड़ता है? क्या ये सेंटेंस में अपनी भूमिका निभाते हैं और निभाते हैं तो किस प्रकार निभाते हैं? क्या ये सेंटेंस के सेंस को बदलते हैं? ये सब कुछ जानकारी इस वीडियो में हम लोग करेंगे। साथ ही साथ हमारे टॉपिक्स रहेंगे सीरीज में कि लेट वाले वाक्य, यदि यहां इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है ये लेट वाले सेंटेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाए, यानी कि हम यदि बात करें कि हमारा जो इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हमारे इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए हल्का सा बताता हूं, अब ध्यान से देखिएगा। हम इसको ले लेते हैं फर्स्ट टाइप और ये ले लेते हैं अपना सेकंड टाइप। ध्यान से समझिएगा। वे हिंदी वाक्य जिनके अंत में दो या दीजिए, ध्यान से समझना, वे हिंदी वाक्य जिनके अंत में दो या दीजिए शब्द आते हैं उन्हें हम फर्स्ट टाइप कहते हैं और इन्हें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट कर दिया जाता है। यदि नेगेटिव है तो उसे हम डू नॉट यानी कि डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस प्रकार से उसे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे प्लीज गिव मी ए पेन, तो यहां पर प्लीज को छोड़ दीजिएगा, यहां से हम ले लेते हैं गिव मी ए पेन। ये क्या है? मुझे एक कलम दे दो, यानी कि मुझे एक कलम दे दीजिएगा। दूसरी बात, यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डोंट का। जैसे कि ये सेंटेंस है, अभी फिलहाल हम काइंडली पर ध्यान नहीं देंगे, तो डोंट किल मी, डोंट किल मी, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। तो दैट्स मीन्स वाई हम लोग बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप में हमारा क्या आना होगा? ने दो। क्या आएगा? ने दो। तो हमारा जो फोकस होगा वो ने पर होगा। दो या दीजिए शब्द आते हैं तो उसे हम फर्स्ट टाइप में रखेंगे और यदि वहां पर ने दो आता है तब हम उसे सेकंड टाइप कहेंगे। ये जो ने दो वाला जो सेंटेंस है इसी को हम लेट से बनाते हैं। किससे बनाएंगे? लेट से बनाएंगे। अभी हम इससे आगे डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को भी। और क्योंकि हम इसे लेट से बनाते हैं इसीलिए इन सेंटेंस को लेट वाले वाक्य भी कहा जाता है। तो यदि हमारे लेट वाले सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आए तब कंजक्शन के रूप में क्या हमें टू लगाना चाहिए या फिर हमको दैट और शुड का यूज करना चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब को क्या हम सजेस्ट में चेंज करें, क्या प्रपोज में चेंज करें या फिर रिक्वेस्ट और ऑर्डर दोनों में चेंज करें? यह सब कुछ स्टडी इस सीरीज में हम आगे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपने प्लीज और काइंड को कि हम प्लीज का यूज कहां करें और काइंडली का यूज कहां करें और क्यों करें, समझ लेते हैं। लेते हैं अपने सेंटेंस फर्स्ट को। हमने कुछ सेंटेंस लिखे हुए बेटा ब्लैक बोर्ड पर, इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। रवि सेड टू महेश, रवि ने महेश से कहा, क्या कहा? प्लीज गिव मी ए पेन, कृपया मुझे एक कलम दे दीजिएगा। तो अब हमने क्या करना है? सेड टू को चेंज करना है, सेड टू को चेंज करना है। अब सेड टू को चेंज किस में करें, इसे मैं विस्तार से समझ लेते हैं एक बार। ये हमारा वक्ता है यानी कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और ये है, ये जो व्यक्ति हम लोग यहां में एक संबल ले रहा हूं ये हमारा है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना, ये कहने वाला व्यक्ति है और ये सुनने वाला है। यदि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मैं इसे ए मान लेता हूं, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ए रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बी से कहता है
तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है? क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तब तक हम अपने रूल्स को अप्लाई नहीं कर सकते। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे हम पता कर सकें कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है? जब तक ये पता नहीं चलेगा कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तब तक हम आगे के रूल्स को अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर ही नहीं सकते। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे ये पता चल सके कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है? फॉर्मूला है, लेकिन उसे हमें अपने विवेक से इस्तेमाल करना होता है। क्या? पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सामाजिकता, नैतिकता, व्यवहारिकता, इन सब के आधार पर हमें अपने विवेक से ये तय करना होता है कि जो व्यक्ति किसी भी कथन को कह रहा है और जिससे कह रहा है वो बड़ा है या छोटा है। सिर्फ हमारे पास एक यही फॉर्मूला है, यही एक पैमाना होता है, यही एक स्टैंडर्ड है जिसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि यहाँ पर कहने वाला बड़ा है या फिर सुनने वाला बड़ा है। समझ गया मेरी बात को? और मान के चलिएगा हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है कहने वाला बड़ा है और सुनने वाला छोटा है। उस कंडीशन पर हम क्या करेंगे? यदि ये बड़ा है कहने वाला तो क्या करेगा? ये ऑर्डर करेगा, जैसे कि इससे पहले की वीडियो क्लास में मैंने आपको विस्तार से समझाया है। और यदि कहने वाला छोटा है और सुनने वाला बड़ा है तो ये क्या करेगा? ये रिक्वेस्ट करेगा, यही बताया है। और यदि हमें नहीं पता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इक्वल फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, हम कंफ्यूज हो गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे कि हमने प्लीज को माइंड नहीं करते, प्लीज को ध्यान नहीं देते हैं, तो यहां पर रवि और महेश है। रवि ने महेश से कहा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें रवि बड़ा है या महेश बड़ा है? थिंक ओवर, विचार कीजिए, क्या आप बता सकते हैं? ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि यहां कोई ऐसा क्लू नहीं है हमारे पास जो ये बता सके कि रवि बड़ा है या महेश बड़ा है। जब ऐसी कंडीशन कसमे कस की कंडीशन हो जाए, हम जब कंफ्यूज हो जाए, तब इस बात का फैसला कौन करेगा? इस बात का फैसला करता है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। कैसे? ये पता कर लेते हैं, और ये पता करने के लिए हमें पहुंचना होगा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर। ये जो कॉमा एम्बेडेड कॉमास में जो सेंटेंस है बेटा, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस का जो सेंस है वो हमें बताएगा कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करना है। मैं इसे रफ कर देता हूं। ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का जो सेंस है, ध्यान देना, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है और इस सेंटेंस का जो भी सेंस है वो डिसाइड करेगा कि यहां पर वक्ता बड़ा है या श्रोता बड़ा है। समझ में आ रहा है आपको? ये डिसाइड करेगा। समझ लेते हैं। प्लीज गिव मी ए पेन, कृपया मुझे एक कलम दे दीजिएगा। तो यहां जो भी कथन कहा गया है उसमें एक विनम्रता का भाव लिपटा हुआ है, जो हमें बताता है कि यहां रवि महेश से रिक्वेस्ट कर रहा है। यहां इस समय रवि इज इन नीड, रवि आवश्यकता में है और अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वो महेश से रिक्वेस्ट कर रहा है। वो उससे कह रहा है कृपया मुझे एक कलम दे दीजिए। तो इस शब्द का फैसला किसने किया कि यहां रिक्वेस्ट लगेगा या ऑर्डर लगेगा? इसका फैसला किया रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस ने। ये डिसाइड किया कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। मैं समझता हूं आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। दिए गए सेंटेंस को अब हम चेंज कर लेते हैं। रवि रिक्वेस्टेड किससे रिक्वेस्ट कर रहा है? महेश। रिक्वेस्टेड महेश टू गिव हिम ए पेन। इस प्रकार से हम इसे चेंज कर देंगे। अब प्रश्न उठता है यहां कि ये जो प्लीज दिया हुआ है, ये प्लीज दिए गए इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्यों नहीं आया? ये कहां चला गया? ये क्यों नहीं आया है? तो ये जो हमारा वर्ड है प्लीज,
इसका सिर्फ एक ही कार्य था। क्या कार्य था कि यहां सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करो। रिक्वेस्टेड में क्यों चेंज करो? क्योंकि यहां पर रवि महेश से रिक्वेस्ट कर रहा है। यहां पर रवि इज इन नीड, रवि आवश्यकता में है और मांग कर रहा है महेश से कि महेश रवि को एक कलम दे दे। इसका सिर्फ इतना ही कार्य है, इसीलिए अपना एक कार्य पूरा करता है और यहां से ओमिट हो जाता है, यानी कि इसको यहां से हटा दिया जाता है। इसी पॉइंट को मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। हमें कहीं जाना होता है और हम एक एड्रेस पर पहुंचते हैं, एक पते पर पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सक्सेना जी के घर पहुंचना है और हम पहली बार वहां जा रहे हैं। जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो कि डेस्टिनेशन को फाइंड करने के लिए, गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए वहां रास्ते में हमें कहीं कोई व्यक्ति मिलता है पड़ोस में, हम उसको इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई साहब क्या आपने सक्सेना जी का मकान देखा है, प्लीज आप हमें वहां तक पहुंचा दीजिएगा। तो वह व्यक्ति आपको लेकर सक्सेना जी के मकान तक पहुंचेगा। क्या वह व्यक्ति आप ही के साथ सक्सेना जी के घर जाएगा? नहीं जाएगा ना। वो आपको इंडिकेट करेगा कि ये सक्सेना जी का मकान है और आप अंदर चले जाएंगे, वह व्यक्ति वहां से वापस जहां जाना होगा वहां चला जाएगा। तो ठीक वही कार्य प्लीज ने यहां किया है। इसने किया कि यहां रवि महेश से रिक्वेस्ट कर रहा है, बस यही इसका कार्य था। नेक्स्ट बना लेते हैं इनडायरेक्ट में, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी। उसी प्रकार से यहां हमने प्लीज के भाव के अनुसार रिक्वेस्ट लगा दिया है। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है काइंडली। मेन टॉपिक क्या है हमारा कि प्लीज और काइंडली दोनों आने पर क्या इसमें कोई अलग प्रकार से, भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया होती है, क्या इसका प्रभाव बदल जाता है, यह कुछ हमको जानना होगा। समझ लेते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले हमें जानना होगा कि क्या वाकई प्लीज और काइंडली इन दोनों शब्दों में कोई अंतर होता है क्या? डेफिनेटली होता है। समझ लेते हैं काइंडली में दोनों में क्या अंतर है। मैंने यहां पर बेटा रेड पेन से अलग लिखा हुआ है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। प्लीज की जब हम बातें करते हैं तो प्लीज मोर कैजुअल एंड स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है, यानी कि कैजुअली हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी स्पीकिंग होती है, जब हम इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं तो जर्नली सामान्य तरीके से हम प्लीज का मोस्टली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि हम किसी की नीड में होते हैं, नीड फॉर समथिंग। लेकिन जब हम बात करते हैं काइंडली की, तो काइंडली क्या है? काइंडली होती है स्ट्रॉन्ग डिजायर। यह एक प्रबल इच्छा होती है। यहां वह प्रबल इच्छा हमें बाध्य करती है किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए। तो रिक्वेस्ट करते समय यदि कोई प्रबल इच्छा हमको फोर्स करे, पुश करे, उस कंडीशन पर हम काइंडली का यूज करते हैं। जैसे कि एन एच टू डू समथिंग, एक एच होती है, जो एच होती है वो क्या करती है हमारी? एच मीन्स बेचैनी, प्रबलता हमारे अंदर जागृत होती है और हमको विवश कर देती है कुछ भी करने के लिए, प्रेरित करती है, पुश करती है हमको। ऐसी कंडीशंस में हम काइंडली का यूज करते हैं। और सामान्यतः कैजुअली और स्पोकन इंग्लिश में जो इस्तेमाल करते हैं, सामान्य रूप से हम किसी की जर्नली नीड में होते हैं तो हम प्लीज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कंडीशन पर क्या होगा? ये जो प्लीज होगी, इस क्रिया को हम इसके सेंस के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या होगा? रिक्वेस्ट होगी। लेकिन जब हम काइंडली की बात करेंगे, किसी सेंटेंस के द्वारा ऐसा भाव स्पष्ट किया जाएगा जिसमें प्रबल इच्छा छुपी हुई होगी, तो वो होगी अर्ज। क्या होगी? वो अर्ज कहलाएगी। वो अर्ज कहलाएगी जिसमें हमारी प्रबल इच्छा का प्रदर्शन किया जाएगा। यही मेन अंतर है हमारे प्लीज और काइंडली में। इस अंतर के आधार पर हम नीचे के दोनों सेंटेंसेस को बनाते हैं और समझ लेते हैं कि क्या यह सब कुछ ऐसा ही होता है जैसा बताया गया है। द लेडी सेड टू द मैन, एक स्त्री ने एक व्यक्ति से कहा, काइंडली डोंट किल मी, काइंडली डोंट किल मी, कृपया मुझे मत मारिए। ऐसे कहेंगे क्या? नहीं, आप अपने मन में दया धारण कीजिएगा और मुझे मत मारिएगा। आप दया के वशीभूत होकर मुझे मत मारिएगा। इसलिए हम यहां पर प्लीज शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
काइंडली का यूज ही इस सेंटेंस के भाव के अनुसार किया जाना चाहिए। क्या हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, शायद वो इस भाव को बड़ी आसानी से स्पष्ट कर दे। शेर, चीता या कोई भी जंगली जानवर एक खरगोश के पीछे भाग रहा होता है, आपने बहुत कहानी सुनी होगी। एक इतना बड़ा टाइगर, इतना बड़ा शेर और एक छोटा सा खरगोश दौड़ लगा रहे होते हैं और शेर खरगोश को नहीं पकड़ रहा होता है, पकड़ नहीं पा रहा है। रीजन क्या है? रीजन है कि वह उसको खाने के लिए दौड़ रहा है, उसका शिकार करने के लिए दौड़ रहा है। उसकी इच्छा को आप एक साइड रखिएगा। दूसरी इच्छा कौन सी है? दूसरा जो प्राणी है, जो खरगोश है, वो अपने जीवन को बचाने के लिए दौड़ रहा है। मुझे बताइएगा कि दोनों की प्रबल इच्छाओं को आप यदि कंपैरिजन करेंगे तो क्या पता करेंगे? किसकी इच्छा प्रबल है? जो अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ रहा है, उसकी इच्छा प्रबल होगी कि नहीं होगी? ठीक वही हम लोग देखें यहां, द लेडी सेड टू द मैन, स्त्री ने आदमी से कहा, काइंडली डोंट किल मी, दयावश होकर मुझे मत मारिएगा। वो जो है रहम की भीख मांग रही है, यहां अपने प्राणों के लिए रहम की भीख मांग रही है। यह भाव होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, इसको कहते हैं प्रबल इच्छा। प्लीज को नहीं, जैसे हम अपने होठों पर चिपकाए हुए घूमते हैं और जहां मन आता है ठोक देता है, हर चीज में प्लीज लगा देते हैं, जहां लगाना है वहां भी और जहां नहीं लगाना है वहां भी। ये एक मंत्र जैसा हो गया है। मैं समझता हूं कि आज की वीडियो क्लास में आप प्लीज और काइंडली को डेफिनेटली समझ जाओगे। चेंज करते हैं सेंटेंस को। द लेडी urged the man to, यदि नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट है, तो हम क्या करेंगे? नॉट पहले लगाएंगे। नॉट टू किल हर, नॉट टू किल हर। इसी टाइप से हम सेंटेंस नीचे लिए हैं जो इसी भावना को बेटा एक्सप्लेन कर रहा है। द बेगर सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? अर्ज। इसे हमने आज में चेंज कर दिया, अर्ज्ड द मैन। किस लिए? काइंडली गिव मी समथिंग टू डू इट, काइंडली गिव मी समथिंग टू इट, दयावश दे दीजिएगा मुझे कुछ भी खाने के लिए, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा। तो to give him something, to give him something to eat। इस प्रकार से हमने जाना कि यहां हमने सेड टू को अर्ज में चेंज किया, यम सेड टू को अर्ज में चेंज किए हुए हैं, और यहां हमने सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज किया है। मैं आशा करता हूं गाइस कि आप यहां प्लीज और काइंडली इन दोनों शब्दों के वास्तविक सेंस को समझ गए होंगे और इन फ्यूचर आप इस टाइप की गलती नहीं करोगे। यदि यह सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं, किसी के बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आपके किसी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, तो ये जो आपकी वीडियोस में अब आज हमने प्लेस और काइंडली को डिफरेंशिएट करना सीखा है, अंतर करना सीखा है, आगे के सेंटेंस के भाव के आधार पर आप इन फ्यूचर ऐसी गलती नहीं करोगे। आई विश यू बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।